हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FP4I क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग हमारे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, उसको पढ़ने वाले। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग गैमेट्स। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अब ये कौन से प्रोसेस से होगा? सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। ओके, रिडक्शनल डिवीजन होकर के आपका क्या बनेगा? गैमेट जो है वो फॉर्मेशन हो गया। अब मेल के अंदर द प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज यहां पर क्या बनता है? स्पर्म। एंड अगर हम फीमेल में बात करें देन इट इज oogenesis बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके, क्या बनता है यहाँ पर? ओवम बनता है। लेट अस टॉक इन डिटेल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो प्रोसेस है ये कौन सी जगह पर होगा? टेस्टिस के अंदर। इट विल अकर इन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, कहाँ पर होगा ये? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ब्रॉडली इसको दो प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोसिस कहाँ तक? जब आपका स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी जर्म सेल है, वहां से लेकर के जो आपका फर्स्ट स्पर्मेटेड फॉर्म होता है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मेटोसाइटोसिस। ओके, इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो प्राइमरी, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ स्पर्मेटोगोनियम, टोगोनिया, ये डिवाइड होगा माइटोसिस से। कौन सा डिवीजन से? माइटोसिस, जो कि क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। एंड अगेन इट विल फॉर्म 2n सेल्स एंड 2n सेल्स। ठीक है, ये आपका होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होगा ये? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कौन सा सेल डिवीजन करेगा? मियोसिस 1 करेगा। कौन सा करेगा? मियोसिस 1। इट विल फॉर्म 2 सेल्स 1 and 2। इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में एक जो है वो क्या होगा? ये वाली जो सेल है इट विल डिफरेंशिएट करेगी और किसके अंदर जाएगी? नेक्स्ट फर्दर मियोसिस सेकेंड डिवीजन के लिए जाएगी। और ये वाली जो है ये या तो इसी स्टेट में रहेगी या फिर इट विल अगेन रिटर्न बैक टू द स्टेज ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब वापस ये किसके अंदर चले, ये ऐसी ही रहेगी। ठीक है, किसी स्टेज में कन्वर्ट नहीं होगी, इसी स्टेज में रहेगी। देन योर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये यहाँ पर कौन सा डिवीजन परफॉर्म करेंगे? मियोसिस सेकेंड। कौन सा डिवीजन परफॉर्म करेंगे? मियोसिस सेकेंड। एंड देन इट विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स, जो कि इमेच्योर आपका जो स्पर्म होगा ना, जिसका शेप कैसा होगा? राउंड होगा। बट वी नो दैट स्पर्म इज एन एलोंगेटेड सेल। ओके, तो राउंड शेप में जो बनेगा दैट इज स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड से जो आपका स्पर्मेटोजोआ है या फिर लास्ट जो आपका स्पर्म बना है उस प्रोसेस को, या मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, सो लेट अस रिवाइज। क्या होगा? फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करेगा माइटोसिस से, अगेन 2n सेल्स बनेंगी। उस 2n सेल्स में मियोसिस फर्स्ट होगा, देन 2n सेल्स बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकेंड होगा एंड दे विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो है वो एलोंगेट होकर के राउंड शेप के होंगे अर्लियर स्टेज में, फिर वो इलोंगेटेड बनेंगे एंड देन स्पर्मेटिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन स्पर्मेटोजोआ या फिर आपके स्पर्म्स में। ओके, नाउ दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मेटोगोनिया से आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड तक का प्रोसेस है दैट इज नॉन एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, क्लियर। नाउ अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पर्म्स की, कि अगर मैं बोलूं कि एक प्राइमरी सेल से मेरे कितने स्पर्म्स बनते हैं, देयर आर हाउ मेनी स्पर्म सेल्स फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन देयर आर 4। कितने सेल्स होते हैं? 4। और यही अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी से कितने बनते हैं? 2। क्लियर। तो आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं दैट अगर इतने नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है तो बताइए कि कितने स्पर्म्स होंगे? देन वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, और अगर यही सेकेंडरी के केस में हो देन इट इज 2। अब अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म का स्ट्रक्चर मेनली 3 रीजन में डिवाइडेड है।
हेड, नेक और इलोंगेटेड टेल, ठीक है। हेड रीजन में आपका जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो हेड रीजन के अंदर ही स्टोर्ड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता है, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, ओके। नाउ उसके अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। इस एक्रोसोम के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? ओवम की लेयर को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। दैट इज योर हाइड्रोलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलेज एंजाइम। आपका हाइड्रोलेज एंजाइम में एग्जांपल इज स्पर्मोलाइसिन, ठीक है। ये क्या करेगा? ओवम की जो लेयर है जोना पेलिसुडा है उसको क्या करेगा? पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा नेक। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ स्पर्म इज नेक। वो क्या है? स्मॉल मिडिल रीजन है। यहाँ पर दो टाइप के आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है? वो क्लिवेज करता है फर्स्ट। कब? किसके अंदर? जो आपका एग है ना उसके अंदर जो फर्स्ट क्लिवेज करने में हेल्प करेगा, दैट इज योर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट बनाने में काम आएगा, ओके। क्लियर? तो नेक स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? आपके दो सेंट्रियोल्स होंगे। एक का काम है फर्टिलाइज्ड एग में क्लिवेज करवाना और दूसरे का काम है एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट बनाना, ठीक है। देन आपका मिडिल पीस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जिगजैग अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूबुलिन शीथ, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है इन द नेक, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, उसको हम बोलते हैं नेबुला शीथ, ठीक है। दिस यू कैन सी, ये एक्रोसोमल कैप है, बाहर वाला पोर्शन दिस वन, ठीक है। ये वाला कैप है, इसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट है, बीच में आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नाउ दिस इज योर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि किस में काम करेगा? उसको पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। देन लास्ट में आपका डिस्टल होता है जिसके अंदर से आपका एक्सोनीम और जो फाइबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं या स्टार्ट होते हैं। देन बीच में आपके दिस आर माइटोकॉन्ड्रियास, ये नेबुलिन शीथ बनाते हैं। अगर हम ब्रॉडली इनका देखें तो ये आपका जो डिस्टल फाइबर होगा, डिस्टल सेंट्रियोल जो होगा वो आपका एक्सियल फिलामेंट बनाएगा या एक्सोनीम बनाएगा, ओके। डिस्टल फिलामेंट, सॉरी फिलामेंट नॉट सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, क्लियर। अब इसका ब्रॉडली अगर हम रीजन देखें तो ये वाला पोर्शन इज हेड, दिस कंप्लीट पोर्शन इज द मिडिल पोर्शन, उसके अंदर ये प्रिंसिपल पीस है और ये लास्ट वाला आपका टर्मिनल है, ओके क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देन अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis एक और चीज, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन है इन मेल, इट इज थ्रू आउट देयर लाइफ आफ्टर प्यूबर्टी, थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ होता है, बट इन केस ऑफ oogenesis या फीमेल के अंदर बात करें तो द प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, पूरे टाइम नहीं होता है। इनके अंदर oogenesis का जो प्रोसेस है ना वो फीटस जो होता है, फीमेल फीटस जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप कर रहा है ना तभी से शुरू हो जाता है। ओनली द रिलीज ऑफ ओवम इज आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। लेकिन इनकी बॉडी में ये पूरे टाइम नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी एक मेन एज तक ही होगा एंड देन आफ्टर दैट इट विल स्टॉप, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट या फिर जिसे हम बोल सकते हैं ओवम, उससे हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं, ठीक है। ये कब शुरू होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही शुरू हो जाता है एंड कहाँ होता है? ओवरी और फेलोपियन ट्यूब में ये कंप्लीट होता है। अब ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्मिनल एपिथेलियम कन्वर्ट टू जर्म सेल्स एंड अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म oogonia। तो अभी जैसे उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया बना था तो वो भी जर्मिनल एपिथेलियम से होगा, तो यहाँ पर पहले जर्मिनल एपिथेलियम है वो माइटोसिस करेगा, जर्मिनल एपिथेलियम, वेट, जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो पहले कन्वर्ट होगा इन द जर्म सेल, वो जर्म सेल डिवाइड करेगी बाय माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म द oogonia। अब फर्दर ये जो oogonia है ना ये क्या करेगी? अपना oogenesis वाला प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगी। ये तो हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज। देन आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये जो oogonia है इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte,
किसके अंदर कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte में, ठीक है। यहां तक अभी तक माइटोसिस वाला, अभी रिडक्शनल डिवीजन चालू नहीं हुआ है। रिडक्शनल डिवीजन कौन सी फेज में चालू होगा, इन द मैच्योरेशन फेज। मियोसिस 1 होगा, अब इसमें अरेस्टिंग स्टेजेस आती है कि मियोसिस 1 होगा, फिर एक स्टेज पर रुक जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और इवेंट होगा, देन मियोसिस 2 होगा, फिर रुक जाएगा, ऐसे ब्रेक्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो मियोसिस 1 जो है, प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 1 में आने के बाद, कहां पर, प्रोफेज 1 पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कहां पर रुक जाएगा, प्रोफेज 1। ये सारा फेज कहाँ हुआ है, इन दी एम्ब्रियो। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ है, एम्ब्रियो के अंदर हुआ है। प्रोफेज 1 तक अरेस्ट होने का प्रोसेस जो है वो कहाँ तक हुआ है, कहाँ पर हुआ है, इन एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर बर्थ प्राइमरी oocyte जो है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ग्रेनुलोसा की, ठीक है। ये जैसे अगर मान लो ये सिंगल लेयर है तो इसके ऊपर अब बहुत सारी टिश्यूज की लेयर बन जाएगी, ग्रेनुलोसा। इस फॉलिकल को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये कब है, आफ्टर बर्थ के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स बन के रेडी है। नाउ आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे ही बर्थ के बाद, बर्थ से प्यूबर्टी का टाइम पीरियड जो होता है, उस पीरियड में क्या होगा कि ये जो फॉलिकल्स है ना, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, लाइक इट इज इन लैक्स, जब बर्थ के बाद होते हैं ना तो इट इज इन लैक्स, बट वो डीजनरेट होकर के कितने रह जाते हैं, सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो बचते हैं इन अ फीमेल। दैट इज वाई द प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज लिमिटेड इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स पे फर्दर मैंने लेयर ऐड कर दी, ठीक है। इसी प्राइमरी फॉलिकल पर जब दूसरी और लेयर ऐड हो जाएगी, देन इट इज नॉन एज दी सेकेंडरी फॉलिकल। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। और ये लेयर भी किसकी होगी, ग्रेनुलोसा की ही होगी। इट इज ऑल्सो ऑफ ग्रेनुलोसा, ओके। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। देन सेकेंडरी फॉलिकल के बाद इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस बन जाता है जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होता जाता है। उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं उसको, एंट्रम। और जो फॉलिकल है, जब उसके अंदर ऐसे कैविटी आ जाएगी ना, उस फॉलिकल को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल, लाइक दिस, ठीक है। यहां पर एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएगा, इस कैविटी को हम एंट्रम बोलेंगे। और हमारा जो फॉलिकल है वो फॉलिकल क्या कहलाएगा, टर्शरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे उसे हम, टर्शरी फॉलिकल। क्लियर। अब जब ये टर्शरी फॉलिकल बन गया है, इसके अंदर आपका जो एंट्रम है वो हो गया है, उसके बाद ये जो है ये 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा। दैट इज योर थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। 2 लेयर्स होंगी, अंदर वाली थीका इंटरना एंड द आउटर वन लेयर विल बी नॉन एज थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगा। नाउ प्राइमरी oocyte present in tertiary follicle grow and completes its first meiotic division। क्या आप देख रहे हो, पहले था, जस्ट रिमाइंडेड, इसको ध्यान रखो कि पहले आपका प्राइमरी oocyte था, उसका प्राइमरी फॉलिकल बना, देन उससे सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर उसी से आपका क्या बना, टर्शरी फॉलिकल बना। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, हमारे वापस किसकी बात आई, प्राइमरी oocyte की, जो कि प्राइमरी oocyte क्या करेगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte। और जब ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा तो इसको कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसको कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, मियोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पर सेकेंडरी oocyte और आपका जो एक पॉलर बॉडी है वो बन जाएगी, ओके। क्योंकि हमने देखा ना कि मियोसिस 1 की स्टार्टिंग में अरेस्ट हो गया था, तो जब उसने मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया तो उसने क्या बनाया, एक सेकेंडरी oocyte बनाया और एक पॉलर बॉडी जो है वो जनरेट करी है। अब ये सेकेंडरी oocyte पे फर्दर ये एक ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इट इज अ ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर नाउ क्या प्रेजेंट होती है, जो लेयर प्रेजेंट होती है सेकेंडरी oocyte के ऊपर, जो लेयर होती है उस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। That layer is known as zona pellucida। क्लियर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। और अब जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, फिर हमारा सेकेंडरी oocyte आ गया। उस सेकेंडरी oocyte के साथ साथ क्या बना, पॉलर बॉडी। पॉलर बॉडी तो क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है, उसका कोई काम नहीं होता। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट विल फर्दर डेवलप एज अ टर्शरी फॉलिकल, आई मीन सॉरी मैच्योर्ड, इवन मैच्योर्ड फॉलिकल। उस फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल।
दैट इज नॉन एज द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, इसके बाद वापस से मियोसिस अरेस्ट होगा एंड दैट इज एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज। कौन सी? मियोसिस सेकेंड की कौन सी फेज पर? मेटाफेज सेकेंड पर। ठीक है, क्लियर। मेटाफेज सेकेंड पर ये अरेस्ट हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte जो है वो ही ओव्यूलेशन, जब हम ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन पीरियड, उसमें हम लोग ओवम रिलीज नहीं करते, वी रिलीज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, वो ओवम तो कब बनता है? जब एग्जैक्टली उसको जाकर के क्या पेनिट्रेट करेगा? एग पेनिट्रेट करेगा, तब जाकर के वो अपना ओवम कहलाएगा। बट अभी यह क्या है? सेकेंडरी oocyte, जो कि हम कब रिलीज कर देते हैं? ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन में जैसे ही हमने रिलीज हुआ फ्रॉम द ओवरी, कहाँ पर पहुंच जाएगा? ये एम्प्यूला इस्थेमस जंक्शन। कहाँ पहुंच जाएगा? एम्प्यूला इस्थेमस जंक्शन। ओके, नाउ अगर इन केस उस सेकेंडरी oocyte के पास रिलीज हो, जैसे ही रिलीज हुआ उसके पास क्या आ गया? एक स्पर्म आ गया, तो उसका जो मियोसिस सेकेंड, अभी मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज पर रुक गया था, अभी उसका मियोसिस सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा? आपकी सेकेंड पॉलर बॉडी और ओवम बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सेकेंड पॉलर बॉडी और ओवम बनेगा। तो अगर हम oogenesis के रिजल्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? एक ओवम बनेगा, एक पॉलर बॉडी बनेगी और दो फर्स्ट पॉलर बॉडी जो बनेगी वो ओवरी में बनेगी और सेकेंड पॉलर बॉडी जो है वो फैलोपियन ट्यूब में बनेगी। ओके, इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखो, सबसे पहला अपना जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स थी उससे क्या बना? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर आपका क्या हुआ? माइटोसिस हुआ और उसने क्या बनाया? ऊगोनिया बनाया। ऊगोनिया से वापस आपकी डॉटर सेल्स बनी। ठीक है, उसमें से आपका क्या हुआ? प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte से पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनेगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल, इसी तरह से टर्शरी फॉलिकल, एंड इस टर्शरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा? उसके पास एंट्रम आ जाएगा जो कि कैविटी है ना। देन उसकी जो लेयर है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी इन थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। देन उसके बाद ये जो टर्शरी फॉलिकल है, ये जो आपका प्राइमरी oocyte से ये आपका क्या करेगा? मियोसिस 1 पे पहले अरेस्ट हो जाता है। कौन सी? प्रोफेज 1 पे। फिर जैसे ही ये टर्शरी फॉलिकल तक पहुंचा, ये मियोसिस 1 को कंप्लीट करता है और ये बनाता है आपका सेकेंडरी oocyte। क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और एक पॉलर बॉडी। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte भी जो है आपका अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड पर अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये जो फॉलिकल है, मतलब अभी सेकेंडरी oocyte कौन से स्टेज वाला था? टर्शरी। ये और फर्दर मेच्योर हो जाकर के क्या बन जाता है? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, फिर इसी स्टेज में जब ये इस फॉर्म में है ना, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म पे, तब क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। कौन से रीजन में पहुंच जाएगा? एम्प्यूला इस्थेमस रीजन में पहुंच जाएगा। वहां पर इन केस इफ देयर इज एंट्री ऑफ स्पर्म, तो वो क्या करेगा? अपना जो मियोसिस सेकेंड पे वो मेटाफेज सेकेंड पर रुक गया था उसको आगे बढ़ाएगा, वो अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा एंड इट विल फॉर्म अ ओवम एंड अ सेकेंड पॉलर बॉडी। क्लियर? दिस इज अबाउट oogenesis। ओके, एंड ये जो है ये प्रोसेस क्या होगा? लिमिटेड टाइम पीरियड तक होगा। अब इन केस क्या हुआ कि उसके पास स्पर्म नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा? देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म आया नहीं तो ओवम बना नहीं, सब कुछ नहीं हुआ। तो अब लेकिन यूट्रस ने तो क्या है, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी थी कि भाई जो भी स्पर्म आएगा वो फर्टिलाइज करेगा एग को और जायगोट बनेगा, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं। बट चूंकि स्पर्म की एंट्री हुई नहीं तो वो फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट हुआ नहीं। इन दैट केस इट रिजल्ट्स इनटू मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द पीरियोडिक साइकिल इन फीमेल्स। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। ठीक है, सबसे पहला फेज जो है, हम स्टार्टिंग जो गिनते हैं ना, वो स्टार्टिंग करते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज से। सो डे 1 इज फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इस पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं इसको अंदर? ब्लीडिंग फेज। ये हर एक फीमेल में अलग होता है, लाइक इट इज अराउंड 3 to 5 days और 3 to 7 days मोर अप्रोप्रिएटली वी कैन से। ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड फीमेल की बॉडी से डिस्चार्ज होता है, उस फ्लूइड के अंदर ब्लड होता है, म्यूकस होता है, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, देन अब इस
ब्लीडिंग करवाने के लिए आपका जो हार्मोन है, क्योंकि उसने पहले इतनी सारी प्रिपरेशन करवा दी, तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है आपकी बॉडी में जो 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है, फीमेल हार्मोन्स जो हैं, प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स जिनको बोल सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सडनली रिड्यूस हो जाते हैं। दैट इज योर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है, एक तो बेसल लेयर होगी जो बेस से होगी पूरा एकदम उससे अटैच्ड होगी, ठीक है, यूट्रस की, और एक जो है वो आपकी बेसिलस लेयर होगी, सॉरी बेसिलस लेयर है वो पूरी बॉटम वाली होगी, और फंक्शनल लेयर। तो जो फंक्शनल लेयर होगी ना, वो फंक्शनल लेयर क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। इफ दिस इज योर यूट्रस वॉल, तो यहाँ वाला जो है ये दैट इज योर बेसिलर, तो जो शेडिंग होगी ना वो शेडिंग किसकी होगी, इस रीजन की, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा इन द फेज, कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। ये तो हो गई किसके बाद, मेंस्ट्रुअल फेज की बात। नाउ आफ्टर 3 to 5 days जो फेज आता है दैट इज योर फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब ऐसा टाइम जब पर फॉलिकल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। इसका ये कहाँ पर था, 3 to 5 days था, तो नेक्स्ट 6 to 13 days जो है वो कौन सी फेज होती है, फॉलिकुलर फेज होती है। अब इसके अंदर वापस किसका रोल होता है, हार्मोन्स का रोल होता है, कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट करेगा किसको, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, एंड देन इट विल एक्टिवेट योर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ही ये एक्टिव होगा ये सिक्रीट करेगा क्या, FSH। हमको पता है ना फॉलिकुलर फेज है मतलब क्या है, फॉलिकल्स बनाना है, तो यहाँ पर जिसका रोल होगा दैट इज योर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके क्लियर, ये इसका काम होगा। ये क्या करेगा, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, सडनली हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट फेज में ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, मतलब धीरे धीरे किसका सिक्रीशन स्टार्ट होगा, एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा। तो जो पूरी वॉल यहाँ पर शेड हो गई थी वो अब धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पर बनने लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले इसकी इतनी लेंथ थी तो अब ये इस लेंथ तक बनने लगेगा, ठीक है। ये किसके अंदर होगा, फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज के बाद आता है आपका ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज मतलब जब क्या होगा, फीमेल की बॉडी एक्चुअली में तो क्या रिलीज करेगी, सेकेंडरी oocyte, बट अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो हम उसको ओवम बोल देंगे, नहीं तो हम उसको सेकेंडरी oocyte रेफर करेंगे। इसके अंदर आपका जो एक्सट्रोजन धीरे धीरे जो फॉलिकल में बढ़ना हुआ था ना वो किस पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और LH जो ल्यूटेंजिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन भी 6 to 10 times बढ़ जाएगा, FSH का भी ट्वाइस, ठीक है, बिकॉज मेजर रोल तो उसका कब था, जब उसको फॉलिकल्स बनाने थे, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि हमारा जो फॉलिकल है वो पूरा मैच्योर हो जाएगा एंड इट विल रिलीज ओवम। कब रिलीज करेगा, 14th डे पे। नाउ वी नो कि सबकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इन फीमेल इट इज नॉट ऑफ 28 days, ठीक है, किसी में 30 days 45 days, किसी में बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस 50 days भी हो सकता है। सो अगर हमें फर्टिलिटी पीरियड निकालना है, बिकॉज हमें पता है कि ओवम जिस टाइम पर रिलीज होता है उसी टाइम पे अगर स्पर्म एंटर कर जाए इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तो क्या हो सकता है, देयर आर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इन केस इफ वी वांट टू नो द फर्टाइल पीरियड, तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, इट इज नॉट फॉर श्योर कि ऐसा ही होता है। तो इफ वी वांट टू नो द ओव्यूलेटिंग डे या टाइम पीरियड, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n-14 कि जितने डेज की उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 days की है तो 30 - 14, 28 days तो 28 - 14, 50 days की है तो 50 - 14। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विच डे इज द ओवम गोइंग टू रिलीज। ओके, देन ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज इट इज अराउंड, ये कब तक होता है, 15 to 28 days, बिकॉज 14 डे तक ये हो गया, ठीक है। इस फेज में क्या होगा, आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अगेन क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इन कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि वापस किसका लेवल बढ़ा देगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो जो वॉल बनना शुरू हुई थी ना फॉलिकल के अंदर वो एकदम मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगी, थिकनिंग पे, किसका थिकनिंग हो जाएगी, एंडोमेट्रियम की टेक्निक हो जाएगी। अब इसके अंदर इसी टाइम पर, अब उसको तो ये नहीं पता ना कि फर्टिलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, वो तो अपने प्रिपरेशन करके रखेगा फॉर द स्पर्म। इनके पास हाई ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है और इनके पास ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं उस टाइम पर प्रेजेंट होते हैं। क्यों, ताकि वो किस में हेल्प करेगा इनको, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अगर मान लो जाइगोट हो गया है, वो डिवाइड करके अगर उससे अटैच होता है
यूट्रस से, तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो उसको हेल्प करने के लिए अपना ग्लाइकोजन स्टोरेज और टिश्यू फ्लूइड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फर्दर डीजनरेट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन दी कॉर्पस एल्बेकन्स। ठीक है, एंड कॉर्पस एल्बेकन्स जो है वो फर्दर किसकी कंसंट्रेशन को और डाउन कर देगा, दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। किसको डाउन कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन। एंड एज अ रिजल्ट एंडोमेट्रियम जो है वो वापस से मेंटेन नहीं हो पाएगी, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन जब तक बढ़ रहा था, देखा ना हमने फॉलिकुलर फेज में बढ़ा, एस्ट्रोजन सॉरी ओव्यूलेटरी फेज में पड़ा, तब तक क्या था, वो बराबर था, कोई दिक्कत नहीं थी एंडोमेट्रियम को, क्योंकि वो मेंटेन हो रहा था। जैसे ही ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने लगा, आपका जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट अगेन कौन सी फेज आ जाएगी, आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, एंड दिस विल गो ऑन रिपीटिंग। अगर हम हार्मोनल के लेवल की बात करें तो सी फर्स्ट इज योर फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकुलर फेज है। यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ 14th डे, फर्स्ट आपका कौन सा फेज आ गया अंदर, इसके फॉलिकुलर फेज आ गया एंड द मेंस्ट्रुअल फेज आ गया। वहां से हम फॉलिकुलर फेज से शुरू कर रहे हैं, ये आपका जो मेंस्ट्रुअल वाला फेज है, ठीक है, जो फ्रॉम 3 to 5 डेज है। उसके बाद आपका क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन फॉलिकुलर फेज आया, मतलब फॉलिकल्स फर्दर डेवलप होंगे। देन उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ दिख रहा है आपको ओव्यूल आपका क्या हो रहा है, ओवम क्या हो रहा है आपका, रिलीज हो रहा है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। एंड देन लास्ट आता है हमारा ल्यूटियल फेज, ठीक है, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन और इसका लेवल क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, सी इट इज गोइंग, FSH नॉर्मल है, हाईएस्ट कब होता है, ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। ठीक है, एंड एस्ट्रोजन भी हाईएस्ट होता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल और एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा सा लो होता है, एंड देन इट विल कंप्लीटली गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर हम लेयर की बात करें तो देखो मेंसेस के केस में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एंड अगेन जैसे ही मैक्सिमम होगा वापस से कौन सी फेज आ जाएगी, द ल्यूटियल फेज। ओके, नाउ द फर्स्ट साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट अगर होता है तो उसको बोलते हैं मेनपोज। ओके, और मेनार्क इज द लास्ट साइकिल फीमेल के अंदर। ठीक है, ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है, एंड दिस इज आफ्टर 45-50, हर एक फीमेल में अलग अलग एज पर होता है। ठीक है, नाउ इफ देर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमेनोरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। अब रीजन उसका कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी प्रेगनेंसी, इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी अ ट्रॉमा, कुछ भी हो सकता है। आज के लाइफस्टाइल को देख करके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फॉर द प्रोसेस, for the occurrence of amenorrhea। ठीक है, and this thing should not be neglected। okay, so with this हमने गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट किया, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया उसके अंदर, और oogenesis कंप्लीट किया, एंड यहाँ पर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे, इम्प्लांटेशन एंड पार्टुरेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।